यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी, जिसमें हम रेट कांस्टेंट के आंसर सोल्व कर चुके हैं। जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास आंसर आया था के इक्वल टू एक्स अपॉन टी और के इक्वल टू आर नोट माइनस आर अपॉन टी। ये दोनों आंसर हमने जीरो ऑर्डर के लिए निकाले थे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा जो आंसर था फर्स्ट ऑर्डर के लिए के इक्वल टू 2.303 बाई टी log ए अपॉन ए माइनस एक्स, जहाँ ए इनिशियल कंसंट्रेशन है तो अपने इसको आर नोट से भी डिनोट किया था, और ए माइनस एक्स जो है रिमेनिंग कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, जो हमने आर से लिखी थी, है ना। और सेकंड ऑर्डर के लिए जो हमारा आंसर आया था, सेकंड ऑर्डर के लिए जो अपना आंसर था के इक्वल टू 1/t एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स, और इसको अपने लिखा था के इक्वल टू 1/t एक्स जो होता है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, यानी जो अभिकारक घट गए हैं वो एक्स हमने कल क्लियर कर लिया था। ए जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है आर नोट, और ए माइनस एक्स फाइनल कंसंट्रेशन है आर। तो ये हमारे पास अलग अलग कोटि की अभिक्रिया के आंसर सोल्व कर लिए थे हमने। फर्स्ट ऑर्डर को हम एक्सप्लेन करेंगे अब। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आंसर है, के इक्वल टू 2.303 बटे टी log ए अपॉन ए माइनस एक्स, ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ए हमने माना था ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू आर नोट, और ए माइनस एक्स क्या है, ए माइनस एक्स टी टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आर नोट क्या है, टी बराबर 0 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, टी बराबर 0 पर यानी प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और a माइनस एक्स क्या है, अभिकारकों की बची हुई सांद्रता, t समय पर अभिकारकों की सांद्रता। तो जो हमने r लिखा है वो t समय पर अभिकारकों की सांद्रता, t समय पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो a की जगह हमने r नोट पुट कर दिया था, a माइनस एक्स की जगह हमने r पुट कर दिया था। तो क्या बनेगा, k इक्वल टू 2.303 बटे टी log आर नोट अपॉन आर। अब इसकी विलहलमी समीकरण देखिए, अगर अपने विलहलमी समीकरण क्या है, तो ये 2.303 क्यों लगाया था बताओ। नेचुरल लॉग को हटाकर लॉग में कन्वर्ट कर लिया था आपने, है ना। तो अगर मैं ये 2.303 वापिस हटा दूं तो क्या लिखूंगा, के इक्वल टू 1/t, और लॉग की जगह नेचुरल लॉग लिख देंगे। 2.303 नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किया था, तो 2.303 का गुना किया था। अगर ये 2.303 हटा देते हैं तो ये वापस नेचुरल लॉग बन जाएगा। नेचुरल लॉग यानी लॉग बेस क्या है, नेचुरल लॉग का मतलब लॉग बेस वैल्यू क्या होती है लॉग की, ई, लॉग बेस ई, है ना। लॉग बेस ई आर नोट अपॉन आर। नेचुरल लॉग लिख दो चाहे लॉग बेस ई लिख दो, एक ही बात है। अब ये जो डिवाइड में टी है ये इधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्या बन जाएगा, के टी इक्वल टू लॉग बेस ई आर नोट अपॉन आर, के टी इक्वल टू लॉग बेस ई आर नोट अपॉन आर। जब ये हम लॉग बेस ई हटाते हैं, लॉग बेस ई हटाएंगे ना, तो जो इधर वाली राशि है, इधर वाली जो अमाउंट है के टी, ये ई की पावर में आ जाएगी, ये ई की पावर में आ जाएगी। जैसे ही मैं ये लॉग बेस ई हटाऊंगा, यहाँ से लॉग बेस ई हटाऊंगा तो क्या होगा, क्या लिखूंगा, ई की पावर के टी बराबर आर नोट अपॉन आर।
जब ये log बेस ई हटाएंगे तो जो इधर वाली अमाउंट होती है, जो इधर वाली वैल्यू होती है, वो ई की पावर में आ जाती है। उदाहरण देता हूं आपको, log बेस 10 से उदाहरण दूंगा, ठीक है, log बेस 10 से दूंगा उदाहरण। अब आप देखो, log बेस 10 है, log बेस 10 जनरली अपने log ही लिखते हैं इसको। log 100 का मान कितना होता है, बता सकते हो? log 100 का मान कितना होता है? log 100 का मान, log 100 का मान कितना होता है? दो। 10 का कितना होता है? चलो ये बताओ, 10 का तो पता होगा, log 10 बराबर log 10 का मान 1 होता है, ये तो पता है ना सबको, log 10 का मान 1 होता है ना। तो 100 का मतलब 10 की स्केयर हो गया। 100 का मतलब क्या हो गया? 10 की स्केयर, 10 की स्केयर ही होता है ना 100, 10 की स्केयर, है ना। और पावर जो होती है ना log वाली, वो आगे आ जाती है, log वाली पावर आगे आ जाती है। ये बन गया 2 log 10, बेस 10 है इसका, 2 log 10। अब log 10 का मान 1 है और 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा बताओ? 2 इंटू 1, 2 आएगा। log 100 का मान 2, समझ गए? log 10 की वैल्यू वापस देख लो, log 10 की वैल्यू क्या होती है? log 10 की वैल्यू 1, log 10 की वैल्यू 1 होती है। अब मेरे को log 100 सोल्व करना है। log 100, 100 का मतलब 10 का स्केयर हो गया, सही है, 10 का स्केयर ही होगा ना 100। पावर कहाँ आ जाती है? log वाली पावर आगे आ जाती है यहां, तो ये बन जाएगा 2 log 10, 2 log 10। log 10 का मान कितना होता है? log 10 का 1, तो 2 इंटू 1 कितना आएगा बताओ? 2 इंटू 1 2, यानी log 100 का मान 2 होता है। क्लियर? log 100 का मान 2 होता है, लेकिन ये ध्यान रखना log बेस 10 है ये, ठीक है, log बेस 10 होता है ये। log बेस 10 में अगर log 100 का मान निकालना तो कितना है log 100 का मान? 2। तो जब मैं इधर log हटाऊंगा ना, ये वाला log, यानी जब मैं एंटी log लूंगा, दूसरी भाषा में ये कहा जाता है, log हटाने का मतलब जब एंटी log लेंगे ना, जब ये log हटाऊंगा तो इसका बेस वैल्यू क्या है बताओ? इस log का बेस वैल्यू क्या है? 10। तो क्या होगा, जो इसका बेस वैल्यू होता है ना, इधर वाली डिजिट उस बेस वैल्यू की पावर में चली जाती है। यानी आप चेक करके देखो, अभी log की जो बेस वैल्यू है वो 10 है ना। तो जो 2 होगा ना, जब मैं ये log बेस 10 हटाऊंगा तो जो ये 2 है ये 10 की पावर में चला जाएगा। चेक करके देखो, 100 बराबर 10 की पावर 2, सही है क्या संबंध? 100 बराबर 10 की पावर 2 ही होता है क्या? देख लो, सही है, समझ गए? यानी जब इधर से log हटाया जाएगा ना, तो जो इधर वाली डिजिट होती है ना, वो जो log के बेस में वैल्यू है ना, उसकी पावर बन जाती है। जैसे इसके log के बेस में 10 है, तो ये वाली डिजिट 10 की पावर बन जाएगी, 10 की पावर 2 हो जाएगा। क्लियर? जैसे ये होता, मान लो log बेस 10 मैं 1000 लेता, 1000, ये इसकी वैल्यू आती है 3। log 1000 का मान 3 आता है, क्योंकि 1000 का मतलब क्या होगा, मेरे को log 1000 सोल्व करना है। 1000 का मतलब क्या होगा? 10 की पावर कितनी होगी बताओ? log 1000 का मतलब 10 की पावर 3। पावर कहाँ आ जाएगी log वाली? आगे आ जाएगी, 3 log 10, log 10 का मान 1, तो 3 इंटू 1, यानी log 1000 का मान कितना आ गया? 3 आ गया। आ गया 3, तो मैंने ये लिख दिया log 1000 बराबर 3। अब बेस वैल्यू 10 है ये, तो जब इधर से ये log हटाऊंगा, ये वाला log हटाऊंगा, तो ये तो 1000 बच जाएगा, और इधर वाली जो डिजिट है वो बेस वैल्यू की पावर बच जाएगी। बेस वैल्यू कितनी थी? 10, तो ये वाली जो डिजिट है 3 जो है, ये बेस वैल्यू की पावर बन जाएगी, 10 की पावर 3। चेक कर लो, सही रिलेशन निकल रहा है क्या? समझ गए? तो जब एक साइड से log हटाते हैं तो जो दूसरी साइड की डिजिट होती है वो बेस वैल्यू की पावर बन जाती है। अब जैसे ये होता, मान लो log बेस वैल्यू 10 a बराबर x, log बेस वैल्यू 10 है, log a बराबर x है। अब मेरे को इधर log 10 हटाना है, ये बेस वैल्यू हटानी है, log हटाना है, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? a बराबर क्या लिखूं? a बराबर 10 की पावर x, 10 की पावर x।
अब अगर ये होता log बेस वैल्यू e a बराबर x, अब ये log हटाना है तो मैं क्या लिखूं बताओ, a बराबर e की पावर x, बेस वैल्यू की पावर बन जाएगी जो इस साइड डिजिट है। क्लियर? तो अब हमने यही किया, देखो ये log हटाया है, बेस वैल्यू कितनी है log की, log की बेस वैल्यू कितनी है यहाँ ई है ना, log की बेस वैल्यू ई है ना, वापिस देख ले, ये log की बेस वैल्यू ई है और इस साइड क्या है KT है, इस साइड KT है। तो जब मैं ये log हटाऊंगा, ये वाला log हटाऊंगा तो इसकी बेस वैल्यू ई है, तो जो इधर डिजिट है वो बेस वैल्यू की पावर बन जाएगी, ई की पावर KT बन जाएगा। सही है? समझ आ गया? तो उधर से log हटाया तो इधर वाली जो वैल्यू है वो ई की पावर में चली गई, क्योंकि ये log की बेस वैल्यू ई थी। क्या बन गया? ई की पावर KT बराबर R0/R। अब R इधर ले आए, ई की पावर KT इधर ले आए। विल्हेल्मी ने t समय पर अभिकारक की सांद्रता को हल किया था, यानी R की वैल्यू निकाली थी उसने। तो R बराबर क्या बनेगा बताओ, R बराबर क्या बनेगा, R नोट अपॉन ई की पावर KT। सही है? R इधर आ जाएगा, ई की पावर KT इधर आ जाएगा। अब ई की पावर KT को ऊपर ले जाओ, क्या बन जाएगा बताओ, R इक्वल टू R नोट ई की पावर माइनस KT। नीचे जो पावर प्लस में होती है वो ऊपर आके माइनस में हो जाती है। ये विल्हेल्मी समीकरण बन गई है, ये विल्हेल्मी समीकरण है। ये पेपर में यूं भी आ जाती है, R बराबर R नोट ई की पावर माइनस KT। समझ जाएंगे? R यही वाला R है, रेक्टेंट की कंसंट्रेशन T टाइम पर, R नोट यही वाला R नोट दिया है। ये यूं भी आ जाती है, A इक्वल टू A नोट ई की पावर माइनस KT। A T टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, A नोट 0 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो वो ये आप ध्यान रख लेना, इस साइड डायरेक्ट वैल्यू आएगी, इधर नोट वैल्यू आएगी। ठीक है? A इक्वल टू A नोट ई की पावर माइनस KT, R इक्वल टू R नोट ई की पावर माइनस KT। क्लियर? समझ आ गई अभी विल्हेल्मी समीकरण, है ना? तो एक बार फिर फटाफट रिपीट कर देते हैं अपने। K इक्वल टू क्या था, K इक्वल टू 2.303/T log R नोट अपॉन R। तो जब ये 2.303 हटाया तो क्या हुआ, 2.303 जब हटाया तो ये log बेस E हो गया, log बेस E। अब ये T इधर ले गए तो क्या बन गया, KT बराबर log बेस E R नोट अपॉन R। अब ये log बेस E हटाना है तो क्या होगा बताओ, जब log बेस E हटाएंगे E की पावर में KT आ जाएगा, बचेगा R नोट अपॉन R, R नोट अपॉन R। अब R की वैल्यू सोल्व की थी विल्हेल्मी ने, क्या बनेगा, R इक्वल टू R नोट अपॉन E की पावर KT। E की पावर KT ऊपर आके क्या हो जाएगा, बस ये आंसर सोल्व हो गया आपका। R इक्वल टू R नोट ई की पावर माइनस KT, ये फर्स्ट ऑर्डर की विल्हेल्मी इक्वेशन है। उसके बाद आती है भिन्न भिन्न समय पर, डिफरेंट टाइम पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। भिन्न भिन्न समय पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट। या यहां लिख सकते हैं हम समय अंतराल पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया, भिन्न भिन्न समय पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया या समय अंतराल पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट। टाइम इंटरवल पर, एक पर्टिकुलर टाइम के इंटरवल के बाद फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट क्या आएगा, उसको हमने सोल्व करना है। अब मेरे को वापस बताओ, फर्स्ट ऑर्डर का आंसर क्या था, K इक्वल टू क्या था, फर्स्ट ऑर्डर का प्रथम कोटि है ना, फर्स्ट ऑर्डर का प्रथम कोटि, K इक्वल टू 2.303/T log R नोट अपॉन R, R नोट अपॉन R। या
दूसरा क्या लिखा था हमने, K इक्वल टू 2.303/t। ये दोनों तरीके से आना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है ना। कोई ज़रूरी नहीं है वो एग्ज़ाम में इस तरीके से दे और कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से दे, इसलिए आपको दोनों मेथड आने चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल दोनों चल रहे हैं बुक्स में, तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए ना। और कोई भी फ़र्क नहीं है, हम कल क्लियर कर चुके हैं सारी बातें। तो K बराबर 2.303/t log R0/R, ये R0/R या R0/R। T क्या है, T टाइम, अभिक्रिया में लगने वाला समय है ना, अभिक्रिया में लगने वाला समय, रिएक्शन में जो टाइम लगा, क्योंकि हमने रिएक्शन 0 टाइम पर शुरू करी थी, 0 टाइम पर शुरू करी थी और T टाइम तक गए थे, तो 0 से T टाइम तक जाएंगे तो T टाइम ही लगेगा ना। ठीक है, अभिक्रिया में लगने वाला समय, रिएक्शन में लगने वाला टाइम। आर नोट क्या है, आर नोट, आर नोट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और आर क्या है, आर रिमेनिंग कंसंट्रेशन या फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। अब आप देखें, अब अलग अलग टाइम ले रहे हैं हम, कंपैरिजन करना है बस, कुछ नहीं। बुक में डेरिवेशन की हुई है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपेयर करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने लिया, मान लो आर कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में, आर कन्वर्ट हुआ है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में, इनिशियल कंसंट्रेशन ये ली हमने आर नोट या स्मॉल है, जो भी आप मान रहे हैं, आर नोट इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये 0 है। ठीक है, ए मानना है तो ए मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइनल कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन अब अलग अलग टाइम पर लेनी है, तो हम फाइनल कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन एट T1 टाइम, T1 टाइम, क्योंकि अलग अलग टाइम लेना है। और एक लिखेंगे कंसंट्रेशन एट T2 टाइम। समझ गए। अब अलग अलग टाइम लेने का मतलब क्या है कि एक बार तो टाइम लेंगे T1 और एक बार टाइम लेंगे कितना, T2। T1 टाइम पर मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मान ली R1 और T2 टाइम पर मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मान ली R2। क्लियर। T1 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 और T2 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R2 मान ली। अब मेरे को जो रेट कांस्टेंट निकालना है ना, वो यहां निकालना है, यहां टाइम इंटरवल पर, इस पोजीशन पर रेट कांस्टेंट का आंसर सोल्व करना है। क्लियर। पहले हम इस कंडीशन पर सोल्व कर रहे थे, यहां सोल्व कर रहे थे, अब हमने यहां सोल्व करना है। समझ आ गई बात। T1 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी मान ली, T1 टाइम पर R1 और T2 टाइम पर R2। अब एक बार मेरे को फर्स्ट ऑर्डर का वापस आंसर बताएं, क्या था, K इक्वल टू 2.303/T log R0/R, है ना। अब आपको ये लेके चलना है, यहां से यहां देखना है, इस पोजीशन पर, यहां। अब बताओ कितना टाइम लगा रिएक्शन में कंप्लीट होने में। हमने T1 टाइम पर काम करना शुरू किया और T2 टाइम तक हमने काम किया, T1 टाइम से करना शुरू किया और T2 टाइम तक किया, तो बताओ हमने कितना टाइम लिया, T2 माइनस T1। बिल्कुल, अगर हम 10 सेकंड से काम करना शुरू करें और 15 सेकंड तक काम करें, तो यानी हमने कितने सेकंड लिए इस बीच में, 5 सेकंड लिए। समझ गए ना, टाइम कितना लिया, T2 माइनस T1। तो कंपैरिजन ही करेंगे हम लोग बस। तो टाइम मैंने जो लिया, वो टाइम मैंने लिया T2 माइनस T1। ठीक है, तो टाइम जो हम पहले 0 टाइम से लेकर T टाइम तक जा रहे थे तो T टाइम ले रहे थे, अब T1 टाइम से शुरू कर रहे हैं और T2 टाइम तक जा रहे हैं तो T2 माइनस T1 टाइम ले रहे हैं। लो, अब सिर्फ इस कंडीशन को देखो, इस कंडीशन को, इस कंडीशन में इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है बताओ। इस कंडीशन में इनिशियल कंसंट्रेशन किसको बोलोगे, R1 को, R1 को। और फाइनल कंसंट्रेशन किसको बोलोगे, R2 को। ये आपका आंसर आ गया K का टाइम इंटरवल पर। समझ आ गया काम।
कंपैरिजन करके कर लोगे सोल्व, हो जाएगा। क्लियर? चले गैसियस रिएक्शन पर, है ना। बुक में इसकी डेरिवेशन की हुई है, लेकिन आपको डेरिवेशन नहीं करनी है, आप यहां से कंपैरिजन करें तो बहुत आराम से आपका आंसर सोल्व हो जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब चलते हैं गैसियस रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन। इसमें रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर चेंज होगा, ये ध्यान रखना। जैसे रिएक्शन चेंज करेगा आपका आंसर भी चेंज होगा। हम एक जनरल रिएक्शन लेकर चल रहे हैं जो बुक्स में दी होती है, ए गैस इक्वल टू बी गैस प्लस सी गैस। ये एक रिएक्शन दी हुई है, फर्स्ट ऑर्डर है, गैसियस रिएक्शन है। ए गैस इक्वल टू बी गैस प्लस सी गैस। तो गैस पहले तो हम ले रहे थे सांद्रता, कंसंट्रेशन ले रहे थे। क्या गैस की भी सांद्रता होती है क्या? प्रेशर, कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर यूज करते हैं ना। जब सॉल्यूशन होता है तब तो उसकी कंसंट्रेशन लेते हैं, और जब गैस होती है तो उसका प्रेशर लेते हैं, प्रेशर ऑफ गैस। कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर लेते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे? प्रेशर, इनिशियल प्रेशर लिख देते हैं अपने, पहले इनिशियल कंसंट्रेशन ले रहे थे ना, अब ले लेंगे इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर बताओ क्या लें अपने? पी आई, जो बुक्स में दिया होता है, पी आई मतलब इनिशियल प्रेशर, रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर है। और प्रोडक्ट का इनिशियल प्रेशर क्या होगा बताओ? स्टार्टिंग में प्रोडक्ट होंगे क्या? 0 एट टी टाइम। टी टाइम पर अपने ये माना कि जो एक्स पार्ट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, एक्स पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो रिमेनिंग प्रेशर कितना रहा रिएक्टेंट का? रिमेनिंग प्रेशर पी आई माइनस एक्स, है ना। उसमें से एक्स पार्ट जो था प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। भाई शुरू में 100 एटमोस्फियर था मान लो, 20 एटमोस्फियर प्रोडक्ट बना गया, तो रिमेनिंग 80 एटमोस्फियर ही रहेगा ना, ना। तो एक्स पार्ट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो रिमेनिंग रहा पी आई माइनस एक्स। और प्रोडक्ट कितना बन गया? ये कितना बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा, और ये भी एक्स, या एक्स बाई टू, एक्स बाई टू। एक्स एक्स होएगा, नोट एक्स बाई टू, दोनों एक्स एक्स होंगे। कैसे? देखो कैसे होंगे, देखो आप रिएक्शन देखो क्या है, रिएक्शन देखना, स्टार्टिंग वाली रिएक्शन देखो क्या है, क्या लिखिए बताओ रिएक्शन? ए इक्वल टू बी प्लस सी, यही लिखिए, ए इक्वल टू बी प्लस सी। अब आप इस रिएक्शन को देखो, अगर ए का 1 मोल पूरा यूज हो रहा है, ए का 1 मोल पूरा यूज हो रहा है, तो बताओ बी के कितने मोल बन रहे हैं? बताना, बी के कितने मोल बन रहे हैं? एक मोल। और सी के कितने मोल बन रहे हैं? 1 मोल, है ना। रिएक्शन को देखना है अपने को। अगर ए का 1 मोल यूज हो रहा है तो बी का 1 मोल और सी का भी 1 मोल बन रहा है। तो हमने ये माना है कि ए का x मोल यूज हुआ, ए का x मोल यूज हो गया, तो फिर बी का भी x मोल बनेगा और सी का भी x मोल बनेगा। समझ आई बात? रिएक्शन को देखें ना, ए का रिएक्शन क्या कह रही है कि अगर ए का 1 मोल यूज होता है तो बी का 1 मोल और सी का भी 1 मोल बनेगा। तो अगर हम ए का x मोल यूज कर रहे हैं तो बी का कितना मोल बनेगा? x मोल, और सी का भी x मोल बनेगा। आई बात समझ? पता लगा या नहीं लगा, है ना। अब देखो, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर चेंज होएगा, क्योंकि आंसर यहीं से चेंज होना है। ये जो रिएक्शन देगा ना उसके अकॉर्डिंग चेंज होएगा। जैसे मान लो ये होता ए इक्वल टू 2b प्लस सी,
ए इक्वल टू 2b प्लस सी होता, सपोज ए इक्वल टू 2b प्लस सी, मैं क्या लिखता, इनिशियल प्रेशर पी आई, ये जीरो, ये जीरो। अब ये मानता कि इसका एक्स पार्ट जो है वो कंज्यूम हो गया, एक्स प्रेशर कंज्यूम हो गया, तो बताओ बी कितना बनेगा, बी कितना बनेगा, एक्स बाई टू या 2x, 2x, बिल्कुल 2x। कैसे, यहां देखें आप, अगर ए का 1 मोल यूज होता है, ए का 1 मोल यूज होता है तो बी कितना बनता है बताओ, बी 2। अगर 1 मोल एक्स यूज हुआ तो बी 2 मोल बना। अब हम ये कह रहे हैं कि ये एक्स मोल यूज हुआ तो ये 2x बनेगा ना। समझ आ रही है नहीं आ रही, कोई डाउट है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, बहुत इजी काम है। रिएक्शन देखें आप, उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो बताओ सी कितना बनेगा, सी बताओ कितना बनेगा यहाँ, सी एक्स, सी क्योंकि सी 1 नहीं है ना, तो सी एक्स ही बनेगा। अब और बताएं मेरे को एक बार, मान लो अब ये दे देता ए इक्वल टू 3b प्लस 2c, तो कैसे लिखते, पी आई, इनिशियल प्रेशर पी आई हो जाता है, ये 0 0 हो जाता है, फिर हम लिखते पी आई माइनस एक्स, तो b कितना होता, b 3x, और c कितना होता 2x। ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, है ना, 3x 2x, ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, अब देखो और रिएक्शन देखो, जैसे ये होता 2a इक्वल टू, माइक ऑफ कर दे, b प्लस सी, 2a इक्वल टू b प्लस सी, ये होता सपोज 2a इक्वल टू b प्लस सी, कैसे लिखता बताओ, ये पी आई, ये 0, ये 0, अब क्या लिखता, पी आई माइनस 2x, बहुत बढ़िया है ना, पी आई माइनस 2x। तो इनिशियल प्रेशर भी 2 पी आई लेना, ठीक है ना, 2 मोल हैं तो 2 पी आई लेना, 2 पी आई माइनस 2x। ठीक है, जितने मोल हैं उसी के अकॉर्डिंग प्रेशर लेके चलना है। ठीक है, 2 पी आई माइनस 2x, और ये b कितना बन जाएगा, b x, और c भी x बन जाएगा। समझ गए, वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलना है अपने को। अब आ जाओ वापिस अपने वाले रिएक्शन पे। तो इनिशियल प्रेशर कितना माना, इनिशियल प्रेशर पी आई, टी टाइम पर हमने मान लिया कि इसका एक्स पार्ट कंज्यूम हो गया, तो प्रोडक्ट कितना बन गया, एक्स एक्स। अब आप अप्लाई करो इसको अपनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या थी, के इक्वल टू 2.303 बाई टी log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये था अपने पास। अब इसको गैसीय अभिक्रिया पे अप्लाई करो, ये जो डाटा पड़ा है आपके सामने इस पे अप्लाई करना फॉर गैसियस रिएक्शन, यही चीज अप्लाई करो। क्या बनेगा बताओ, K इक्वल टू 2.303 बाई टी log, क्या लिखो बताओ, पी आई अपॉन पी आई माइनस एक्स। बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि ये आर नोट था, इनिशियल कंसंट्रेशन थी, और ये आर था, टी टाइम पर कंसंट्रेशन थी। तो आर नोट की जगह मैंने पी आई लिख दिया, और आर की जगह मैंने पी आई माइनस एक्स लिख दिया। समझ आ गई बात। अब क्या होगा, अपने को एक्स की वैल्यू पुट करनी होगी बस। गैसीय अभिक्रिया में जब आपको उत्तर देगा ना, तो आपको इस एक्स का मान रखना होगा। इस एक्स का मान कैसे निकाल लेंगे अपने, देखो टी टाइम पर टोटल प्रेशर निकालो कितना है, टी टाइम पर टोटल प्रेशर, टी टाइम पर टोटल प्रेशर यानी पीटी प्रेशर है टी टाइम या टोटल प्रेशर, क्या होगा, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी। सही है, टी टाइम पर जब टोटल प्रेशर निकालेंगे तो ए का आंशिक दाब, ए का पार्शियल प्रेशर प्लस बी का प्लस सी का, तीनों का दाब जोड़ दो तो कुल दाब बन जाएगा। सही है, ए का प्रेशर टी टाइम पर, ए का प्रेशर प्लस बी का प्रेशर प्लस सी का प्रेशर, तीनों टोटल कर दो तो टोटल प्रेशर आ जाएगा, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर निकालने का मेथड क्या रहेगा, टी टाइम पर ए का प्रेशर, टी टाइम पर बी का प्रेशर, टी टाइम पर सी का प्रेशर,
तो बताओ टी टाइम पर ए का प्रेशर कितना है, टी टाइम पर देखना ए का प्रेशर कितना है, पी आई माइनस एक्स, बहुत बढ़िया, पी आई माइनस एक्स, ये टी टाइम पर ए का प्रेशर है, और टी टाइम पर बी का प्रेशर एक्स, और टी टाइम पर सी का प्रेशर एक्स। अब इसका रिजल्ट निकाल लो, पीटी बन जाएगा आपके पास, क्या बनेगा, पीटी इक्वल टू ए का प्रेशर पी आई माइनस एक्स प्लस बी का प्रेशर एक्स प्लस सी का प्रेशर एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल, कट जाएगा एक्स से एक्स, तो क्या बन गया, पीटी इक्वल टू पी आई प्लस एक्स नोट माइनस, है ना, माइनस वाला तो कट गया, पी टी इक्वल टू पी आई प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू सोल्व हो जाएगी यहां से, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एक्स इक्वल टू पी टी माइनस पी आई, तो पी टी इक्वल टू पी आई प्लस एक्स देन एक्स इक्वल टू पी टी माइनस पी आई। अब एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दे, एक्स की वैल्यू पी टी माइनस पी आई है, यहां पुट कर दे, आपका आंसर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, के इक्वल टू 2.303 बाय टी लोग पी आई अपॉन पी आई माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दी पी टी माइनस पी आई। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या बन जाएगा, के इक्वल टू 2.303 बाय टी लोग पी आई का तो पी आई आ जाएगा अपॉन में पी आई, ब्रैकेट ओपन करें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये भी पी आई और ये भी पी आई, कितने पी आई हो गए, 2 पी आई, तो के इक्वल टू 2.303 बाय टी लोग पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी, ये आंसर आ गया, समझ गए। बस एक स्टेप बढ़े, क्या एक्स की वैल्यू पुट करी है, एक बार रिपीट कर देते हैं, क्या था, ए इक्वल टू बी प्लस सी, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, इनिशियल प्रेशर क्या माना, इनिशियल प्रेशर पी पी आई वन है तो वन, है ना, ये जीरो ये जीरो, अब मान लिया इसका एक्स पार्ट कंज्यूम हो गया तो ये पी आई माइनस एक्स, और जो कंज्यूम होगा वो प्रोडक्ट बना जाएगा। अब आपने ये देखना है, ये भी वन है ये भी वन है, तो अगर ये वन कंज्यूम होता तो ये वन बनता, ये भी वन बनता, अब ये एक्स कंज्यूम हुआ है तो ये भी एक्स बनेगा, ये भी एक्स बनेगा, सही है। अब आपने इसको कंपैरिजन करना है उस रिएक्शन के साथ, K इक्वल टू 2.303 बाई टी लोग आर नोट अपॉन आर नोट क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन, अब हम रख देंगे इनिशियल प्रेशर, रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर, तो आर नोट की जगह पी आई आ जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, K इक्वल टू 2.303 बाई टी लोग आर नोट की जगह पी आई आ गया, डिवाइडेड बाय आर क्या, आर टी टाइम पर रिएक्टेंट का प्रेशर, टी टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और अब अगर इस पर अप्लाई करें तो टी टाइम पर रिएक्टेंट का प्रेशर यानी पी आई माइनस एक्स। बस अब एक्स की वैल्यू रखनी है आपने, और कुछ कोई भी डिफरेंस नहीं है, आंसर वही है, तरीका वही है, सिर्फ एक्स की वैल्यू लाओगे, कहां से लाओगे एक्स की वैल्यू, टी टाइम पर टोटल प्रेशर से, टी टाइम पर टोटल प्रेशर अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, ए का प्रेशर प्लस बी का प्रेशर प्लस सी का प्रेशर, कर दोगे सॉल्व, ए का प्रेशर कितना है, ए का प्रेशर पी आई माइनस एक्स टी टाइम पर लेना है ना, बी का प्रेशर एक्स, सी का प्रेशर एक्स, तो आप क्या करें, ए का प्रेशर यानी पी आई माइनस एक्स प्लस बी का प्रेशर एक्स प्लस सी का प्रेशर एक्स, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो पी टी इक्वल टू पी आई प्लस एक्स देन एक्स इक्वल टू पी टी माइनस पी आई। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, आपका आंसर सोल्व हो जाएगा, क्या आएगा आंसर एक्स की वैल्यू पुट करने पर, के इक्वल टू 2.303 बाई टी लोग पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी, क्लियर, समझ गए।
अब ये आपका फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड डेरिवेशंस हो चुके हैं। समझ आ गई हैं सारी डेरिवेशंस।